स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको हम बोलते हैं एनोवा। एनोवा स्टैंड्स फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। सो व्हाट इज दिस एनोवा? तो जब कभी भी हम एक यानी दो से ज़्यादा ग्रुप्स की आपस में कंपैरिजन करते हैं या कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो हम उस स्टडी को जिस मेथड से परफॉर्म करते हैं दैट इज़ उनका किस तरह से कंपैरिजन किया जाए और किस तरह से हम कोई कंक्लूजन निकालें कि दिस इज़ बेटर देन दिस, दिस इज़ बेटर देन दिस। अगर दो हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर दो से ज़्यादा ग्रुप्स हमारे पास हैं तो उन ग्रुप के बीच में आपस में जो कंपैरिजन है और कंपैरिजन में जो भी इनकी प्रॉपर्टीज़ है उनको एवेलुएट करना है कि विच वन इज़ गुड वन। उस तरह के एनालिसिस में हमारी ये एनोवा हमारी मदद करता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हमारी मदद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज करो कोई एनालिसिस करनी है किसी फर्टिलाइजर्स की। हमारे पास तीन तरह की फर्टिलाइजर्स हैं, ए, बी और सी, और हमें ये फाइंड करना है कि इन तीनों में से कौन सी फर्टिलाइजर ऐसी है जिसके यूज़ करने से हमारा जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन सबसे अच्छा हो। तो उसके लिए सपोज करो हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कैसे किए हैं। आई एम जस्ट मेकिंग यू एग्जाम्पल। सपोज करो हमने 100 फील्ड्स को किराए पे लिया है, यानी कि 100 खेत हमने आइडेंटिकल साइज़ के हमने 100 खेत हमने किराए पे लिए हैं, और मैं 25, 25, 25, 25 यानी कि 25-25 के क्लस्टर बना दिए अलग अलग खेत। 25 हमने ऐसे हमने खेत लिए हैं जिसके अंदर हमने कोई भी यानी ए, बी, सी इस तरह की किसी भी तरह की कोई फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं किया। हमने सिंपल इन 25 खेतों में सिंपल प्रोडक्शन किया है। ए जो हमारा पार्ट था यानी एक 25 हमारे मिले, उनके अंदर हमने ए टाइप की फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया है इन 25 खेतों में। 25 खेतों में हमने बी टाइप के फर्टिलाइजर का यूज़ किया है, और रेस्ट 25 जो खेत हमारे बचे, प्लॉट्स बचे, उनमें हमने सी टाइप की फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया है, और देखा कि प्रोडक्शन में हमें क्या मिला। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमने इन चारों प्रोडक्शन में यानी कि जो इन चारों खेतों से टोटल जितना प्रोडक्शन हुआ उसका मीन निकाल लिया कि टोटल हमारा इन 100 खेतों में कितना क्विंटल हमारा अनाज पैदा हुआ। फिर इन चारों का हमने वेरिएंस निकाल लिया, दैट इज सिग्मा स्क्वायर निकाल लिया। हमें ये देखना है कि इन चारों खेतों में जो भी हमने 4 तरह के क्लस्टर्स लिए थे, बेसिकली 4 ग्रुप कह सकते हो, उन ग्रुप्स में क्या कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें हमारे को इफेक्टिवनेस ज़्यादा मिली या ज़्यादा प्रोडक्शन मिला। तो हम क्या करते हैं, हम वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएंस विद इन द ग्रुप एंड वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप, मीन विद इन द ग्रुप एंड मीन बिटवीन द ग्रुप, मीन ऑफ द ग्रुप, वेरिएंस विद इन द ग्रुप एंड बिटवीन द ग्रुप। तो विद इन द ग्रुप और बिटवीन द ग्रुप का मतलब क्या है, जैसे 25 खेत ऐसे थे, 25 खेत हमारे ऐसे थे जहाँ पे हमने फर्टिलाइजर ए का यूज़ किया है। तो उन 25 के 25 खेतों में एक सी फसल पैदा होगी ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि किसी में प्रोडक्शन ज़्यादा हो, किसी में कम हो, तो वेरिएशन वहाँ पे भी आएगा, वेरिएशन उन 25 खेतों के प्रोडक्शन में भी आएगा। सिमिलरली जो 25 खेत हमने वो लिए जहाँ बी हमने यूज़ की हुई है, तो उन 25 प्लॉट्स में या 25 जो हमारे फील्ड्स थे उनके अंदर जो प्रोडक्शन होगा वो भी सेम नहीं होगा। हालांकि हम बी फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस केस में भी हमारा प्रोडक्शन सेम नहीं होगा। सिमिलरली सी प्रोडक्शन यानी सी फर्टिलाइजर्स जहाँ यूज़ कर रहे हैं उन 25 खेतों के अंदर भी वेरिएशन आएगा। तो दिस टाइप ऑफ वेरिएशन कॉल्ड वेरिएशन विद इन द सैम्पल्स या विद इन द, या हमने ए, बी, सी, डी जो ग्रुप माना है ग्रुप। इसी तरह से बिटवीन द सैम्पल्स, बिटवीन द सैम्पल्स का मतलब जैसे अगर हम केवल इन 25 खेतों की बात करें जहाँ पे हमने फर्टिलाइजर्स ए यूज़ किया है, जहाँ पर मीन हमारा μ1 है और वेरिएशन सिग्मा 1 है। सिमिलरली हमारा जो फील्ड है 25, इसमें हमारे B2 फर्टिलाइजर यूज़ किए, उसका मीन μ2 है और जो वेरिएंस है दैट इज सिग्मा 2 है, एंड सो ऑन। तो ए और बी जो क्लस्टर्स हैं यानी जो ग्रुप हैं, इनके बीच में भी कोई ना कोई वेरिएंस तो होगा। पहले हम बात कर रहे थे केवल एक एक ग्रुप को ले रहे थे, उस ग्रुप के अंदर जो 25 फील्ड थे, 25 खेत थे, उनके अंदर वेरिएशन निकाला। अब हम ग्रुप के अंदर निकालना चाह रहे हैं कि इस ग्रुप में और इस ग्रुप में कितना वेरिएशन है, इस ग्रुप में और उस ग्रुप में वेरिएशन क्या है, और उस ग्रुप के वेरिएशन को कैलकुलेट करने के बाद फिर हम एक टेस्ट लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एफ टेस्ट।
और एफ स्टैटिस्टिक्स कहलाती है हमारी वेरिएंस बिटवीन द सैंपल्स डिवाइडेड बाय वेरिएंस विद इन द सैंपल्स, यानी कि बिटवीन द सैंपल्स, जो जैसे ए टाइप की जहाँ पे फर्टिलाइजर यूज़ किए हुए हैं वो एक सैंपल, और एक बी तरह का यहाँ यूज़ किया हुआ है, या सी यूज़ किया हुआ है, या डी यूज़ किया हुआ है, तो विदिन द बिटवीन द सैंपल्स ए और बी और सी और बी, इन सब के बीच में जो हमारा वेरिएंस आया है डिवाइडेड बाय वेरिएंस विदिन द सैंपल, हर एक सैंपल के अंदर जो वेरिएंस आ रहा है, यानी ए फील्ड के अंदर भी आपस में वेरिएंस है, बी फील्ड के अंदर भी वेरिएंस है, सी के इट्सेल्फ वेरिएंस है, तो उनका जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड एफ स्टैटिस्टिक्स, और हम इस एफ को कैलकुलेट करते हैं, और इस एफ कैलकुलेशन के बाद में हम कंक्लूजन पे आते हैं। क्वेश्चन आता है कि एनोवा का मतलब क्या है। एनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हमारे दो तरह के एनोवा टेबल बेसिकली एनोवा हम यूज करते हैं, एक तो होता है वन वे और एक होता है टू वे। वन वे हम लोग डिस्कस करेंगे। वन वे एनोवा के अंदर एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। और टू वे के केस में इसी तरह से हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हो जाएंगे। हम इस एनालिसिस को करने के लिए बेसिकली तो ये एफ स्टैटिस्टिक्स टेस्ट है, एफ टेस्ट, जो हमारे को इस चीज़ की कंक्लूजन देता है कि वैल्यूज़ क्या होंगी विद इन द, यानी कि जो हम ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं उन ग्रुप की स्टडीज़ में क्या क्या डिफरेंस है या सिग्निफिकेंस फ़ायदा है या नहीं है, ये हम डिस्कस करेंगे इस एफ टेस्ट से। यानी कि एफ टेस्ट का मतलब है लास्ट मूवमेंट पे तो हम यहीं पे वैल्यू निकालने वाले हैं, वेरिएंस बिटवीन द सैंपल्स डिवाइडेड बाय वेरिएंस विद इन द सैंपल्स। लेकिन ये सारी की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके हम एक टेबल के अंदर इन सारी वैल्यूज़ को लिखते हैं, वी विल सी लेटर ऑन। और वो जो टेबल है दैट टेबल इज कॉल्ड एनोवा टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज रेफर्ड टू एज एनोवा, स्टॉप अ टेबल showing the source of variation, the sum of squares, degree of freedom, variance, mean square, variance mean square, and formula for f ratio is known as ANOVA। यानी कि एक टेबल जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें हमने एक कॉम्पैक्ट वे में लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड अवर ANOVA टेबल, दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो कैसे टेबल फॉर्म करेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वी विल सी दिस। उससे पहले हम एजम्पशंस मान के चलते हैं कि हमारा एजम्पशंस क्या क्या है। तो हम मान के चल रहे हैं ईच ऑफ द सैंपल इज ए सिंपल रैंडम सैंपल। दूसरा है पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल्स आर सिलेक्टेड आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जो भी हमने सैंपल्स लिए हैं जिस पॉपुलेशन से वो हमारे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ईच ऑफ द सैंपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सैंपल्स, सैंपल्स आपस में इंडिपेंडेंट भी हैं। Each of the population has the same variance and identical mean. That means जिन सैंपल्स यानी जिन पॉपुलेशन से हमने सैंपल्स लिए हैं, हो सकता है कि ये सैंपल्स अलग अलग पॉपुलेशन से आए हों, पर कह रहा है उन सारी पॉपुलेशंस में अगर आप देखोगे तो मीन आइडेंटिकल होना चाहिए सबका, और जो वेरिएंस है वो भी सेम होना चाहिए। द इफेक्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स आर एडिटिव, वी विल डिस्कस लेटर ऑफ दिस पॉइंट। तो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनोवा टेबल नाउ। तो एनोवा टेबल मीन्स मैंने डिस्कस बताया था आपको, दिस इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वाई इट इज़ कॉल्ड एनोवा टेबल, क्योंकि जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम एक टेबल के फॉर्म में लिखते हैं और टेबल के फॉर्म से हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये कैलकुलेशन, ये टेबल है, इसके अंदर जितने भी हमारे को कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी वो सारे के सारे कंपोनेंट्स इस टेबल में अवेलेबल हैं। तो टेबल बनाते कैसे हैं? इस टेबल में बेसिकली हमारे पास 5 कॉलम्स होते हैं और 2 रो होती हैं, इनफैक्ट 3 रो होती हैं। तो पहला वाला कॉलम है दैट इज सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो सोर्स ऑफ वेरिएशन में पहला आएगा बिटवीन द सैंपल्स, कि सैंपल्स के बीच में वेरिएशन कितना है, और दूसरा विद इन द सैंपल्स, और लास्ट में दिस इज टोटल। तो ये कॉलम ऑलवेज फिक्स्ड है, बिटवीन द सैंपल, विद इन द सैंपल्स एंड टोटल। नेक्स्ट है सम ऑफ स्क्वायर्स। तो सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द सैंपल्स, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं SSC से। नेक्स्ट है SSE, सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द सैंपल्स, दिस इज SSE। एंड सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल, दैट इज SST।
तो हम कैलकुलेशंस करने जाएंगे तो कैलकुलेशंस में हम लोग SST कैलकुलेट करेंगे, SSC कैलकुलेट करेंगे और SSE की वैल्यू SST माइनस SSC की हेल्प से करेंगे। यानी कि ध्यान रखना, SSE स्टैंड्स फॉर सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द सैंपल्स, SSE सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द सैंपल्स एंड SST मीन्स सम ऑफ स्क्वायर टोटल। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज बिटवीन द सैंपल्स इज C माइनस वन। C रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कितने सैंपल्स, यानी कितने ग्रुप्स हैं हमारे। अगर 3 ग्रुप हैं तो C की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर 4 ग्रुप है, जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था ऊपर फर्टिलाइजर्स वाला, तो वहाँ हमारे पास 4 सैंपल्स थे ABCD, 4 तरह के क्लस्टर्स थे या ग्रुप कह सकते हो। तो वहाँ पर C की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 1, दैट इज C की वैल्यू 4 हो जाएगी और डिग्री और फ्रीडम हो जाएगा 4 माइनस 1। विद इन द सैंपल्स इज C ब्रैकेट में R माइनस 1 एंड टोटल इज CR माइनस 1। तो CR माइनस 1 का मतलब है कि C रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल कितने क्लस्टर्स हैं, R बता रहा है कि हर एक क्लस्टर के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे हमने 4 क्लस्टर लिए थे ABCD या 4 ग्रुप लिए थे ABCD और हर ग्रुप के अंदर 25 फील्ड्स थे, यानी 25 खेत थे हमारे। तो R की वैल्यू यहाँ पर हो गई 25, C की वैल्यू है टोटल 4 क्लस्टर थे 4, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई हमारे यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाई 25 दैट इज माइनस 1, दैट इज 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99। फिर आता है नेक्स्ट मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर MSC मीन्स मीन स्क्वायर बिटवीन द सैंपल, दिस इज गिवन बाई SSC, यानी कि ये वैल्यू डिवाइडेड बाई C माइनस 1। नेक्स्ट है मीन स्क्वायर विद इन द सैंपल, दिस इज MSE। MSE is given by, this is SSE divided by this value, C ब्रैकेट में R माइनस 1। तो बेसिकली हमारे को ये जो वैल्यूज़ हैं, इस कॉलम की वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को ही कैलकुलेट करना होता है। ये फर्स्ट वाला कॉलम तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, लास्ट के 2 कॉलम है वो इन्हीं वैल्यूज़ की हेल्प से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम निकालेंगे मीन स्क्वायर between the samples, तो this quantity divided by this, mean square within the sample SSE divided by C ब्रैकेट में R माइनस 1 और लास्ट में F टेस्ट जो हमारी F की कैलकुलेटेड वैल्यू है, that is MSC divided by MSE, so this is our calculated value। now F टेस्ट के अंदर नल हाइपोथेसिस की बात करें तो नल हाइपोथेसिस क्या लेते हैं। तो नल हाइपोथेसिस में हम ये मान के चलते हैं कि जिन ग्रुप्स को हम स्टडी कर रहे हैं वो सारे के सारे ग्रुप आइडेंटिकल हैं, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि अगर हम ये मान के चलें कि हम 4 फर्टिलाइजर्स हैं ABCD, उन फर्टिलाइजर्स की स्टडी करना चाहते हैं, इनिशियली वी आर एज्यूमिंग ऑल द फर्टिलाइजर्स आर सेम, हम किसी को किसी दूसरे ऊपर वैल्यू नहीं दे रहे, यानी ABCD ऑल आर आइडेंटिकल। यानी कि जो मीन प्रोडक्शन आ रहा है उन चारों क्लस्टर से या चारों ग्रुप से वो सेम है। So we always assume in F test या ANOVA table that these values are same, that is mu1 is equal to mu2 is equal to mu3 is equal to mu4 and so on, mu n, the mean of population from which n samples are drawn are equal to each other, वो आपस में सब बराबर है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी then what? At least 2 of the mean of the population are unequal और all the means are unequal। जैसे ABCD हमने 4 फील्ड्स के सैंपल्स लिए थे, हम शुरू में मान के चलेंगे कि चारों बराबर है, और अल्टरनेट में एटलीस्ट 2, कोई 2 आपस में डिफरेंट नहीं है, या हो सकता है आपस में सारे के सारे डिफरेंट हो, यानी कोई भी इक्वल ना हो। फिर हम बात करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जैसे हमने काई स्क्वायर टेस्ट में भी डिस्कस किया था, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम बाय डिफ़ॉल्ट लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे। कंक्लूजन भी सेम वही रहने वाला, उसी तरह से जैसे हमारा काई स्क्वायर टेस्ट में था कि अगर हमारी F कैलकुलेटेड की वैल्यू F टेबुलेटेड से छोटी आ गई, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम है, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। यानी कि जो भी सैंपल्स हैं, जो भी ग्रुप है जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, उनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंट नहीं है।
और अगर टेबुलेटेड वैल्यू यानी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा होगी टेबुलेटेड वैल्यू से तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, अल्टरनेटेड हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, यानी कि उन ग्रुप के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब बात करते हैं कि एनोवा टेबल को हम फॉर्म कैसे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम स्टेप्स दे रहे हैं, उन स्टेप्स को देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, 4 तरह की खेत लिए थे, जिसमें 3 खेत में हमने A, B, C यानी इन पे तो हमने फर्टिलाइजर डाली थी और डी में हमने कोई फर्टिलाइजर यूज़ नहीं की थी। तो इस तरह से हमारे पास सैंपल था। A इसमें 25 फील्ड्स हैं, B में 25 है, C में 25 है, D में 25 है और A1, A2, A3 अप टू A25, B1, B2, B2 25, इसी तरह से एंड सो ऑन। तो पहली स्टेप, फाइंड द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ ऑल द सैंपल्स, दैट इज कॉल्ड ग्रांड टोटल, दैट इज GT। तो GT इज इक्वल टू समेशन A प्लस समेशन B प्लस समेशन C एंड सो ऑन, यानी सारी की सारी वैल्यूज को ऐड कर दिया कि पहले वाले खेत में कितना, वो A1 में कितना प्रोडक्शन है, A2 में कितना है, A3 में कितना है, A4 में कितना है, A5 में कितना है, सबका सम कर दिया। नेक्स्ट, कैलकुलेट करेक्शन फैक्टर CF, और करेक्शन फैक्टर है GT स्क्वायर डिवाइडेड बाई N, यानी कि ये सारी जो वैल्यूज निकल के आई हैं उनका स्क्वायर कर दिया और डिवाइडेड बाई n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कितने हमारे सैंपल्स थे। जैसे हमने अगर यहाँ पे 100 लिए थे, 25 25 25 में चारों डिवाइड किए होते 25 ईच में, तो यहाँ पर n की वैल्यू होगी 100। तो दिस इज अवर करेक्शन फैक्टर। अब हम अपनी टेबल के अंदर जो जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, हमने कहा था पहले भी, हम SST और SSC को कैलकुलेट करेंगे और SSE इसके सब्ट्रैक्शन से कैलकुलेट होगा। तो वही यहाँ पे कैलकुलेट किया है। फाइंड द टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, टोटल सम स्क्वायर SST, तो SST इक्वल टू समेशन A स्क्वायर प्लस समेशन B स्क्वायर प्लस समेशन C स्क्वायर एंड सो ऑन। नाउ फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल्स, तो बिटवीन द सैंपल यानी SSC समेशन A स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 प्लस समेशन B स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 प्लस समेशन C स्क्वायर डिवाइडेड बाई N3 एंड सो ऑन माइनस करेक्शन फैक्टर, दिस इज CF। तो ये हमारा मिल गया SSC, SST मिल गया, SSC मिल गया। SSE निकालना है, यानी कि the sum of square within the sample SSE is given by SST minus SSE। यानी कि अगर हम टेबल को देखें तो हमें ये कैलकुलेट हो गया फॉर्मूले से, ये कैलकुलेट हो गया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, हमें SSE की वैल्यू मिल गई। तो पहला कॉलम तैयार हो गया, दूसरा कॉलम तैयार हो गया। अब तीसरे कॉलम को तैयार करना है और चौथा पांचवा तो सीधे सीधे हो जाएगा, सीधे सीधे दिस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय दिस SSE डिवाइडेड बाय C RT-1 और लास्ट में इन दोनों का डिवीजन है। तो अब बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। नाउ द फाइंड टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन द सैंपल्स। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन द सैंपल्स इज ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्शन। अगेन सिंपल। तो क्वेश्चन अराइजेस बिटवीन द सैंपल्स का क्या मतलब है। तो बिटवीन द सैंपल, जैसे हमारे केस में हमने लिए थे 4 सैंपल्स थे हमारे, A B C D, 4 ग्रुप थे या 4 क्लस्टर्स थे। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, इनकी वैल्यू हो गई, दैट इज दिस इज C इक्वल टू, C का मतलब यहाँ पर ABCD से मत मानना, इसको C हम जो हमने C-1 लिखा था उससे रिप्रेजेंटेशन है, या इसको आप M1 ले लो, M1 इक्वल टू 4। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई बिटवीन द सैंपल M-1, यानी कि 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। यानी कि बिटवीन द सैंपल्स जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो जितने सैंपल हैं उससे एक कम। तो 4 सैंपल्स थे तो 4 से कम दैट इज 3। ये हो गया बिटवीन द सैंपल्स। और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने खेत हैं हमारे, जैसे टोटल हमारे पास 100 खेत थे तो 100 - 1 दैट इज 99। तो विद इन द सैंपल्स क्या हो जाएगा, 99 - 3 दैट इज 96। यानी कि अगर हम बात करें टेबल के टर्म्स में कहाँ से आया ये क्वांटिटी, टोटल 100, जैसे मैंने कहा था हमारे पास 4 सैंपल है, हर एक के अंदर 25 खेत हैं, तो टोटल डिग्री हो गया C यानी 4 × 25 - 1 यानी 100 - 1 इज 99। और बिटवीन द सैंपल C की वैल्यू तो 4 है, यानी 4 हमने ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं।
खेत वाले एग्जाम्पल में, तो 4 - 1 = 3। तो ये पता है 99 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 96 हो जाएगा ऑब्वियसली। तो दिस माइनस दिस, सो दिस इज हियर। नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा, हमारी 3 कॉलम तैयार हो गए। नेक्स्ट है मीन सम ऑफ स्क्वायर। मीन सम ऑफ स्क्वायर इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग सम ऑफ स्क्वायर बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मैंने बताया था अभी टेबल में। और लास्ट वाले में वेरिएंस रेशियो इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग करस्पॉन्डिंग मीन सम ऑफ स्क्वायर। तो दिस इज द टेबल फॉर्मुलेशन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसकी हेल्प से समझते हैं। इट इज डिजायर्ड to compare 3 hospitals with regard to the number of deaths per month. A sample of death records were selected from the records of each hospital and the number of deaths was as given below. From these data suggest a difference in the number of deaths per month among 3 hospitals. So basically what it says, 3 हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर जो पर मंथ डेथ होती हैं उनका डेटा हमारे को गिवन है। ये पिछले 5 मंथ्स का डेटा है और कह रहा है कि इन तीनों हॉस्पिटल्स के अंदर जो डेथ्स हो रही हैं पेशेंट्स की, उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। इसके बेस पर इनको आपस में कंपैरिजन करके बताओ। जैसे ए हॉस्पिटल के अंदर 1 महीने में 3, 4, 3, 5, 0, बी में ये है, सी में ये है, तो क्या इस डेथ के डेटा में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। वी हैव टू कैलकुलेट दिस। तो करते हैं, क्योंकि 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा हमारे पास सैंपल्स हैं जिनका कंपैरिजन करना है, तो वी विल मेक एनोवा, यानी कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आती है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस इज H0, और हमने शुरू में कहा था कि नल हाइपोथेसिस में हम ये मान कर करते हैं कि जितने भी सैंपल्स हैं जिनकी स्टडी करनी है उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर आइडेंटिकल, दे आर सेम। तो यहाँ पर भी हम ये मान के चल रहे हैं देयर इज नो डिफरेंस इन नंबर ऑफ डेथ्स पर मंथ अमॉन्ग 3 हॉस्पिटल्स, क्योंकि हमसे इसी चीज़ की एनालिसिस करने के लिए कह रहा है, तो हमने कहते हैं कोई डिफरेंस नहीं है, ऑल आर इक्वल। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन नंबर ऑफ डेथ्स पर मंथ अमॉन्ग 3 हॉस्पिटल्स। ये अल्टरनेटिव है, यानी कि अगर H1 एक्सेप्ट नहीं हो, सॉरी H0 एक्सेप्ट नहीं होगी तो H1 एक्सेप्ट हो जाएगी, और H0 को हम चेक करेंगे कि सही है या गलत है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हम यहाँ पे भी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ही लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अवर ग्रांड टोटल GT = समेशन A प्लस समेशन B प्लस समेशन C। तो समेशन A की बात करें हम, तो यहाँ पे समेशन A हो गया 3, 4, 3, 5, यानी 3 + 4 7 + 3 10 + 5 15। तो यहाँ से समेशन A = 15। समेशन B की अगर बात करें तो दिस इज 9, 12, 20, एंड समेशन C की बात करें हम तो 10, 10, 20, 25, दिस इज 25। सो दिस इज हियर समेशन इज 15, समेशन B इज 20, समेशन C इज 25। तो ग्रांड टोटल इन सबका सम किया, दैट कम्स आउट टू बी 60। फिर हम निकालते हैं करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर इज GT² डिवाइडेड बाई N। तो that is 60² divided by 15 is equal to 240. This is correction factor. अब हम अपनी जो भी ANOVA टेबल है, ANOVA टेबल का पहला वाला कॉलम, तो उसमें तो रिटन सिंपली चीज़ें लिखी होती हैं। इसमें तो हम लिखेंगे बिटवीन मीन, दिस इज सोर्स ऑफ वेरिएशन बिटवीन द सैंपल एंड टोटल। जो सेकंड वाला स्टार हो रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स, अब हम इस वाले कॉलम को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हम पहले इस वाली वैल्यू को निकालेंगे, फिर इस वाली वैल्यू को निकालेंगे, और बाद में दोनों का सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। लुक एट दैट। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सैंपल्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सैंपल्स बेसिकली हम निकालने जा रहे हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाय समेशन A² प्लस समेशन B² प्लस समेशन C² माइनस करेक्शन फैक्टर। तो समेशन A² हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4² प्लस 3² प्लस 5² प्लस 0², that comes out to be 59. Similarly, summation B², 6², 3², 3², 4², 4², this is 86, and summation C² is 7² plus 3² plus 4² plus 6² plus 5² is 135. तो total sum of square SST इन सबको ऐड किया माइनस करेक्शन फैक्टर, इसको सिंप्लीफाई करोगे दैट कम्स आउट टू बी 40। आप नीचे देखो, ये हमारी एनोवा टेबल है जो हम बनाने जा रहे हैं।
तो पहला हो गया सोर्स ऑफ वेरिएशन बिटवीन द सैंपल विद इन द सैंपल, सम ऑफ स्क्वायर्स पहला कॉलम, डिग्री ऑफ फ्रीडम दूसरा कॉलम, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स, वेरिएशन रेशियो एफ। तो हमने यहाँ पर ये निकाल लिया, दिस वैल्यू इज 40, यानी कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ गया SST। नाउ सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल्स, तो सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल का फार्मूला है दिस इज समेशन A स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 प्लस समेशन B स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 प्लस समेशन C स्क्वायर डिवाइडेड बाई N3 माइनस CF, क्योंकि तीन ही सैंपल्स हैं और हर एक के अंदर 5-5 एलिमेंट्स हैं, यानी 5-5 महीने की हमारे पास सारी इंक्वायरी है, यानी कि जो रिपोर्ट है। तो 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 प्लस 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 प्लस 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 माइनस 240 करेक्शन फैक्टर, सो दैट कम्स आउट टू बी 10। This value is 10, this value is 40, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर विद इन द सैंपल इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30। सम ऑफ स्क्वायर विद इन द सैंपल SSC इज इक्वल टू SST माइनस SSC, दिस इज 40 माइनस 10 दैट इज 30। ये वाला कॉलम तैयार हो गया। नेक्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल हमारे पास 15 सैंपल्स हैं, हर हॉस्पिटल के 5-5 हैं, तो कितना हो गया 5 माइनस 1 यानी 15 माइनस 1, सॉरी 15 माइनस 1, दिस इज 14, दिस इज हियर। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम और सम ऑफ स्क्वायर इज n माइनस 1, n इज टोटल 15, तो 15 माइनस 1 इज 14। डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन द सैंपल्स, कितने सैंपल्स हैं, 3 हॉस्पिटल के सैंपल्स हैं A, B और C, तो यह हो गया 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो दिस वैल्यू इज रिटन हियर 2, टोटल 14 है। तो विद इन द सैंपल्स, तो विद इन द सैंपल्स कितना हो गया 14 माइनस 2 डिवाइडेड बाई दैट इज 14 माइनस 2 इज 12, दिस इज रिटन हियर। दोनों चीजें निकल के आ गई। अब बात करते हैं मीन सम ऑफ स्क्वायर। अच्छा, इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऊपर वाले को हम लिखते हैं न्यू 1 और सेकंड वाले को लिखते हैं न्यू 2। मीन सम ऑफ स्क्वायर दिस इज दिस SSC डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू C माइनस 1, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज 5, 30 डिवाइडेड बाई 12 दिस इज 2.5। नाउ वेरिएशन रेशियो दैट इज F, तो F 1,2, तो यूजली हम F 1,2 को कैसे लिखते हैं, F न्यू 1 कॉमा न्यू 2 लिखते हैं। तो न्यू 1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, न्यू 2 की वैल्यू 12 है, तो 2,12 इज 5 डिवाइडेड बाई 2.5 दैट इज 2। ये हमारी F टेस्ट की, F रेशियो टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। सो दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू। सो द टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ F टेस्ट यानी F टेबुलेटेड at 5% level of significance with nu1 is equal to 2 and nu2 is equal to 12 is 3.89। ये भी काई स्क्वायर टेस्ट की तरह से एक टेबल होती है, उस टेबल से जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 3.89। सो जस्ट आफ्टर दैट वी विल सी हाउ टू सी द टेबल एंड किस तरह की टेबल है और हम कैसे इसको स्टडी करते हैं। वी विल सी the tabular value of F at 5% level of significance with mu1 is equal to 2 and mu2 is equal to 12 is equal to 3.89। तो ये वैल्यू कैसे देखते हैं, अगर हम F डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल को देखें तो दिस इज द टेबल लाइक काई स्क्वायर टेस्ट एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इस टेबल में हमारे इस तरफ भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करें न्यू 1 से, और इस तरफ भी डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया होता है दैट इज गिवन बाई न्यू 2। तो ये टेबल मैंने इसमें कॉपी की है, तो बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, अदरवाइज वंस यू विल सी इन अ बुक यू विल सी इन अ वेरी गुड फॉर्म। तो हमारा F 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर न्यू 1 और न्यू 2 कैलकुलेट करना है। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर पॉइंट यानी कि हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो ले ही रहे थे, हम ले रहे थे 2,12, ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम था। तो न्यू 1 की वैल्यू 2 थी, तो 2 में ये हो गया सेकंड कॉलम, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, और 12 न्यू 2 इज दिस इज हियर। तो जो वैल्यू हमारे वैल्यू आएगी 2,12 इज दिस वैल्यू, दिस इज हियर 3.885, दिस इज अवर
tabulated value. So this is here 3.89. It is written here 3.89. अगर आप इसको round off कर दोगे तो this comes out to be 3.89. So the tabulated value of f at 5% level of significance with nu1 is equal to 2 and nu2 is equal to 12 is 3.89. ये हमारी tabulated value और calculated value आ रही है हमारी 2. तो since f calculated is less than f tabulated, hence H0 is accepted, यानी null hypothesis हमारी accept हो जाएगी, यानी that is there is no significant difference in the number of deaths per month among the 3 hospitals. यानी कि इन hospitals के बीच में number of deaths को लेकर हम comparison करना चाहें तो कोई difference नहीं है, सभी में number of deaths per month है वो same है. So this is our analysis of variance. इसी तरह के और भी questions हैं, example से आपको simplify करना. एक important point और है कि अगर हमारे पास अगर डेटा बहुत लार्ज है और इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस को हम अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, यानी कि अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर दें तो जो हमारा एफ टेस्ट है उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए की वैल्यू बहुत लार्ज है 25, 30, 36, 38, 31, सिमिलरली A2 की वैल्यू है, सिमिलरली A3 की वैल्यू है, तो हम इन वैल्यूज़ को लेके भी सारी एनोवा टेबल बना सकते हैं और कंक्लूजन निकालें. चाहे तो इसका ओरिजिन शिफ्ट कर दें, यानी कि अगर हम ओरिजिन शिफ्ट में हम मान कर चलते थे u इक्वल टू x माइनस ए इज ओरिजिन, x माइनस 30. हमने इस तरह के क्वेश्चंस जब स्क्यूनेस कुर्टोसिस मूवमेंट्स निकाले हैं तब किए हैं इस तरह के क्वेश्चंस. तो जैसे सपोज करो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अगर हम ओरिजिन को 30 पे शिफ्ट कर दें, यानी हर वैल्यूज में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दें, सो वी गेट आवर न्यू वैल्यू इज लाइक दिस. और ये वैल्यू अगर आप देखो तो कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल वैल्यूज़ हैं, कुछ वैल्यूज़ तो 1 है, कुछ वैल्यूज़ 0 भी हैं. तो उस केस में अगर हम इस डेटा की जगह इस डेटा को लेके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें तो एफ टेस्ट की जो भी वैल्यू आएगी रेशियो टेस्ट की, तो वैल्यू विल बी द सेम. तो कहीं कहीं क्वेश्चंस के अंदर जब लार्ज वैल्यू होती है तो rather than taking the actual data we take this transform data and perform our F test, यानी we make the ANOVA table with this transform data and with the help of this data we predict our calculations. I hope कि आपके समझ में आ गया होगा. We will see some more question if time permits. Thank you.